वाले समय में इन शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए क्या विजन है आपका? नहीं, शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार के लिए अलग अलग कोई विजन नहीं है। चलिए बेरोजगार के लिए विजन बताइए। मैं यहाँ जो बता रहा हूँ कि बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, पहले ये समझिए। बिहार में लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी के जरिए रोजगार मिल सकता है। तो आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ, 1.57% लोग ही बिहार के सरकारी नौकरी में हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक अगर सबकी संख्या आप जोड़ दीजिएगा तो कुल जमा 1.5% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। 98.5% लोग सरकारी नौकरी में नहीं है। तो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरियों के जरिए तो लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराया जा सकता है। ये आंकड़े आज के हैं। बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार दो वजह से नहीं है। एक, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, और दूसरा, रोजगार के लिए लोगों के पास पूंजी पैसा नहीं है। जब तक इन दो बिंदुओं को नहीं सुधारा जाएगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना और लोगों के हाथ में रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी देना, ये जन स्वराज का विजन है कि यहाँ पर स्वरोजगार कैसे आएगा, पलायन कैसे रुकेगा। शिक्षा की जो स्थिति है वो लोगों को पता है। यहाँ पर स्कूल से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो शिक्षित बेरोजगार, आपको भले वो शिक्षित लग रहा है, वो शिक्षित है नहीं, वो डिग्री धारक बेरोजगार है। वो शिक्षित बेरोजगार नहीं है, डिग्री धारक बेरोजगार है। उसने शिक्षा नहीं ग्रहण की, उसने डिग्री हासिल करी है। लेकिन जो दूसरी बड़ी समस्या है कि आखिर ये बेरोजगारी खत्म होगी कैसे? बेरोजगारी यहाँ खत्म होगी लोगों को पूंजी मुहैया कराकर। बिहार में जो बिहार से पलायन है वो सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है, लोगों का पलायन नहीं है, बुद्धि का पलायन नहीं है। एक बहुत बड़ा पलायन यहाँ से पूंजी का पलायन है, जिसकी चर्चा यहाँ लोग करते नहीं है, जिनकी समझ ज्यादा है नहीं लोगों को। पूंजी जो है वो रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। अगर मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, अगर आपके पास 10, 20, 50 हजार रुपए हो और बैंक से आपको 1 लाख रुपया कर्ज मिल जाए, तो आप एक सैलून खोल लेंगे, उसमें 3, 4, 5 लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे। लेकिन अगर वो पैसा पूंजी आपके पास न हो तो बाल काटने आने के बावजूद जाकर किसी सैलून में आप नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे। तो बिहार में पूंजी क्यों नहीं है? पूंजी के 2 स्रोत है, इसको पहले ध्यान से समझिए। पूंजी 2 तरीके से लोगों को मिलता है। एक, जो पैसा आप कमाते हैं, कमाने के बाद जो खर्च के बाद पैसा बचता है वही आपका मूलधन हुआ, पूंजी हुई। अगर आप 100 रुपया कमाए, 80 रुपया खर्च हुआ, 20 रुपया बचा, वही आपका पूंजी है। तो एक पूंजी का जरिया है बचत, दूसरा पूंजी का जरिया है बैंकों से मिलने वाला कर्ज। अगर आपके पास 20 रुपया बचा हुआ है, बैंक वाले आपको 50 रुपये कर्ज देंगे तो 70 रुपये का आप काम कर पाइएगा। तो बिहार में बचत इसलिए नहीं है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपया। देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपया। तो 35,000 रुपया कमाने वाले समाज में इस महंगाई के जमाने में बचत तो इतनी बड़ी हो नहीं सकती है कि आपके पास पूंजी आ जाए। दूसरा, जो बैंकों में पैसा जमा हो रहा है, बैंक यहाँ लोगों को पूंजी दे नहीं रहे, ऋण लोन दे नहीं रहे। इसका उदाहरण आप समझिए। देश में बैंकों के ऋण को नापने के लिए एक पैमाना है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब बैंक में कितना पैसा लोगों ने जमा किया, उसके बदले में बैंकों ने कितना पैसा समाज को अलग अलग काम के लिए ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर दिया। घर बनाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, दुकान खोलने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। देश में ये आंकड़ा है 70% का। मतलब जितना देश भर के लोगों ने बैंकों में पैसा जमा किया, अगर 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 70 रुपया कर्ज के तौर पर लोगों को वापस दिया। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में सीडी रेशियो था 40। लालू जी के 15 साल के शासनकाल में सीडी रेशियो घट के हो गया 28, और अभी 18 साल के नीतीश के प्रयास के बावजूद भी ये अभी भी 40 ही है। इसका असर क्या होता है ये समझिए। पिछले वर्ष, ये हेडलाइन नोट कर लीजिए, पिछले वर्ष बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में 4,21,000 करोड़ रुपया जमा किया। 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार में लोगों ने बैंकों में जमा किया। बैंकों ने 40% के सीडी रेशियो के हिसाब से कर्ज के तौर पर 1,61,000 करोड़ रुपया लोगों को दिया। बाकी पैसा 1,02,80,000 करोड़ कहाँ गया? ये पैसा चला गया दूसरे राज्यों में जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां स्वरोजगार है, जहां तरक्की है, जहां व्यापार है। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष में कुल जमा 1990 से अगर आप जोड़ेंगे 32 साल में बिहार के बैंकों ने 26,20,000 करोड़ रुपया, बिहार के लोगों का रुपया, ये बाहर के उद्योगपति का पैसा नहीं है, ये सरकार का बजट का पैसा नहीं है, बिहार के लोगों के बचत की हुई राशि 26,20,000 करोड़ रुपया बैंकों ने यहां से ट्रांसफर कर दिया
दूसरे राज्यों में जहां पर तरक्की है, व्यापार है, रोजगार है, आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के बैंकों ने यहाँ के लोगों को ऋण के तौर पर भी दिया होता तो कितने ज्यादा लोगों ने यहाँ घर बनाया होता, कितने ज्यादा लोगों ने गाड़ियां खरीदी होती, कितने ज्यादा लोगों ने स्वरोजगार का कोई ना कोई शुरुआत करी होगी। तो बिहार, और ऐसा नहीं है कि ये बैंकों की मनमर्जी है कि वो कितना पैसा ऋण दें, ये उनकी वैधानिक जिम्मेवारी है कि कम से कम 70% पैसा जो जमा होता है वो उनको ऋण के तौर पर देना ही देना है। और उस कमिटी को चेयर करते हैं मुख्यमंत्री राज्य के। ये भी नहीं है कि बैंक अपना जो चाहे वो कर ले, मुख्यमंत्री उस कमिटी के चेयरमैन हैं, जिसमें यह तय किया जाता है कि बैंकों को 70% पैसा कर्ज के तौर पर लोगों को देना है। लेकिन बिहार में जैसे मुख्यमंत्री की बात पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, अफसर नहीं सुन रहे हैं, उसी तरह से बैंक वाले भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और दूसरी दिक्कत यह है कि यहाँ के नेताओं को या समाज में इस बात की ज्यादा समझ है ही नहीं। तो आपको लगता है कि वो चीनी मिल चालू हो जाएगा तो उद्योग उससे रोजगार मिलेगा। एक चीनी मिल लगेगा, उसको लगाने का खर्चा आएगा 10,000 करोड़ मान लीजिए, उसमें 2-4-5 आदमी को नौकरी मिलेगा। लेकिन अगर 1 लाख करोड़ रुपया अलग अलग लोगों को ऋण के तौर पर मिल जाए तो उससे कितना रोजगार सृजित होगा, कितने लोग बिजनेस व्यापार करेंगे। तो जन स्वराज का विजन ये है कि यहाँ पर शिक्षा को रोजगार पाने वाला बनाया जाए, लोगों को डिग्री नहीं बांटा जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए और फिर उनको पूंजी मुहैया कराया जाए बैंकों के जरिए, ताकि लोग अपने क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ रोजगार कर सकें। उससे उनकी आर्थिक तरक्की होगी और उसी से बिहार का विकास होगा। जब तक शिक्षा और पूंजी ये दो चीज मुहैया नहीं होगी तब तक सरकार के किसी भी प्रयास से बिहार में गरीबी खत्म नहीं हो सकती है। आपके कहने के अनुसार डिग्री मिला, लोगों में ज्ञान नहीं, बिल्कुल हमारे कहने के अनुसार नहीं। आपको आप उससे अगर इत्तेफाक नहीं रखते, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार की, उसको कैसे संचालित किया जाए? शिक्षा व्यवस्था फिर वही बात है, हर चीज को आप लोग 2020 मैच के तौर पर देखते हैं। यही यहाँ के नेताओं का भी हालत है। शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा, शिक्षा व्यवस्था क्यों बिगड़ा है पहले इसको समझिए। इसलिए नहीं शिक्षा व्यवस्था बिगड़ गई है, लोग कहते हैं कि स्कूल से खिचड़ी बट रहा है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। अगर खिचड़ी बटने से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, 8वीं क्लास से ऊपर के स्कूलों में तो खिचड़ी नहीं बट रही है, वहां शिक्षा व्यवस्था क्यों खराब है? कुछ लोग कहते हैं कि नियोजित शिक्षक गुणवत्ता उनकी खराब है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। तो अगर नियोजित शिक्षकों से ही शिक्षा व्यवस्था खराब है तो पटना साइंस कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज, एमएस कॉलेज, बेतिया, पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि पिछले 30-40 वर्षों में बिहार में समाज और सरकार, मैं सरकार के समाज को भी जोड़ रहा हूं, दोनों की प्राथमिकता में कहीं ना कहीं शिक्षा है ही नहीं। लोग भी यहाँ अपने आप को शिक्षित नहीं बनाना चाहते, डिग्री लेना चाहते हैं, खिचड़ी खाना चाहते हैं। आप भी अपने बच्चों को स्कूल में खिचड़ी खाने के लिए भेज रहे हैं, साइकिल लेने के लिए, पोशाक लेने के लिए भेज रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए नहीं भेज रहे हैं। और सरकार ने भी, नेताओं ने भी ये भांप लिया है कि लोगों को पढ़ाई नहीं चाहिए, खिचड़ी बांटो, पोशाक बांटो, इनसे वोट लेते रहो। तो कहीं न कहीं समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा है ही नहीं। पूरा समाज अपने ये समझ ही नहीं पा रहा है कि अगर हम जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हमारा बच्चा, उसको जीवन भर मजबूरी में मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो समाज के स्तर पर यह प्रयास होना चाहिए। जहां तक सवाल है सरकार इसको कैसे सुधारेगी, हम लोग का अपना मत है कि शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बिहार में हर जगह विद्यालय बनाने के बजाय हर प्रखंड में 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाने की जरूरत है और सारे विद्यालयों को बंद कर दिया जाए, 5 अच्छे विद्यालय बनाए जाए और लोगों तक शिक्षण संस्थाओं को पहुंचाने के बजाय लोगों को अच्छे शिक्षण संस्थाओं में पहुंचाया जाए। इसका मतलब यह है कि अगर एक प्रखंड में 5 सही विद्यालय बना दिए जाएं और लोगों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो लोग 15 मिनट, हम लोग का अपना आकलन है कि किसी भी परिवार के बच्चे को 15 से 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा स्कूल बस के जरिए उस स्कूल में पहुंचने में, जहां पर सिर्फ खिचड़ी नहीं बटेगा, जहां पढ़ाई होगी। दुनिया भर में जहां पर भी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है वहां समाज के पास स्कूलों को नहीं ले गया, लोगों को अच्छे स्कूल में लाया गया। तो हम लोग की सोच यह है कि बिहार की जो शिक्षा का बजट है 40,000 करोड़ रुपया, इसका 1/3 मतलब 15,000 करोड़ रुपया इस बात पर खर्च किया जाए कि हर प्रखंड में प्रति वर्ष एक विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाए, ताकि 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 ऐसे विश्व स्तरीय विद्यालय बन जाएं और उनको फिर लोगों को यह सुविधा दी जाए ताकि लोग बसों के जरिए या गाड़ियों से अपने बच्चों को स्कूल तक ले आए। अगर आप दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं तो स्कूल आपके घर के बगल में नहीं है, सबके बच्चे स्कूल बस से जाते हैं उन संस्थाओं में जहां अच्छी पढ़ाई होती है।
आधा घंटा 45 मिनट लोग स्कूल बस से जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और फिर स्कूल बस से वापस आते हैं। पूरी दुनिया में जहां पर भी आप जाइएगा यही व्यवस्था है। हर घर के बगल में स्कूल नहीं बनाया गया है। स्कूल एक ऐसी जगह पर है जहां पर हर आदमी बस से, गाड़ी से, साइकिल से 10 मिनट में, 15 मिनट में पहुंच सके। बिहार में क्या हुआ है, समतामूलक शिक्षा नीति के नाम पर हर जगह विद्यालयों के भवन बना दिए गए। नतीजा क्या हुआ, जहां विद्यालय का भवन है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तो ये समतामूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया गया। जरूरत इस बात की है इस चीज को फिर से रीअरेंज किया जाए और सारी व्यवस्था को 4 या 5 बेहतर स्कूल बनाने के दिशा में समेटा जाए कि हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे विश्व स्तरीय विद्यालय हो। अगर हर साल हम लोग एक विश्व स्तरीय विद्यालय भी बनाएं, क्योंकि पैसा इतना ही है बिहार में कि आप एक विद्यालय हर साल बना सके, मतलब 550 विद्यालय अगर डेली हर साल बनाए जाए अच्छे, तो वो सरकार बना सकती है। अगले 10 वर्ष में एक प्रखंड में 10-10 विश्व स्तरीय विद्यालय हो जाएंगे। बजाय इसके कि कहीं कमरा बनाए तो बेंच नहीं है, बेंच बनाया तो टीचर नहीं है, टीचर है तो पढ़ाई नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। क्या एक रिक्शा चलाने वाले से लेके राज्य और देश को चलाने वाले पूरे सिस्टम के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े, ये उपयुक्त नहीं होगा, ये बेहतर नहीं होगा शिक्षा के क्षेत्र में? नहीं, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और ये कहना कि सारे लोग एक विद्यालय में पढ़ेंगे उससे शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, ये लोगों का भ्रम है। ऐसा दुनिया में कहीं कोई प्रमाण नहीं है। लोगों के पास विकल्प होना चाहिए, अच्छे विद्यालय का, अच्छे सरकारी विद्यालय का और अच्छे प्राइवेट विद्यालय का। उसके बाद उनकी अपनी क्षमता है, उनकी स्वेच्छा, उनकी मर्जी है कि वो कहां अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। जरूरत इस बात की है कि सरकारी विद्यालयों को अच्छा बनाया जाए। विद्यालय अच्छे नहीं है और सब पर कानून बनाकर कहा जाए कि आप अपने बच्चे को भी यहाँ पढ़ाइए, वो तो वही हुआ जो बिहार में हो रहा है पिछले 35 साल से। समतामूलक समाज बनाने के नाम पर सबको अनपढ़ बना दिया गया, बन गया समतामूलक। पूरा बिहार गरीब हो गया, कोई अमीर नहीं है तो हो गई बराबरी सबकी, आपस में सब बराबर हो गए, सब गरीबे हैं यहाँ पर। तो तरक्की के 2 रास्ते, बराबरी के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि सब आगे बढ़े, दूसरा तरीका है कि भैया किसी को आगे मत बढ़ने दो, सब बराबर ही कमा रहा है, सब गरीब है। तो आप जो बात बता रहे हैं वो दूसरा तरीका है जो सही नहीं है कि विद्यालय बने चाहे न बने, लोग को लगता है कि वहां पर सारे अफसर के बच्चे पढ़ने लगेंगे तो विद्यालय सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा। विद्यालय अच्छा बने, उसके बाद लोगों की स्वतंत्रता है, जो अगर विद्यालय अच्छा होगा तो लोग वहां जरूर पढ़ने आएंगे। जो सरकारी कॉलेज है, आप जो बात करें, दिल्ली में अगर मान लीजिए कि सेंट स्टीफेंस है या हिंदू कॉलेज है, पटना में भी पहले साइंस कॉलेज था, पटना कॉलेज था, तो वहां पर तो बड़े से बड़ा अफसर भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था। उसके लिए कोई कानून थोड़े ना बनाया गया था, क्योंकि सबको मालूम है कि साइंस कॉलेज में हमारा बच्चा पढ़ेगा तो वहां अच्छी पढ़ाई होती है। तो बहुत बड़े आदमी का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में 12वीं नहीं करने जाता था, वो साइंस कॉलेज में पढ़ने जाता था। तो वो कानून बनाने से चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं, आपको व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। एक और सवाल है कि आपने तो कई राजनीतिक दल के लोगों का काम करके काम बना दिया है और अब आपके दिमाग में इस तरह की बात आई है, जो मिशन है आपका, और ये अच्छी बात है, इसकी सराहना अधिक हो रही है, कई तरह की टिप्पणियां भी हो रही है उसके पीछे। बहरहाल पीछे की बात मैं नहीं पूछना पड़ता, ये पूछना चाहता हूँ, ये बात आपके दिमाग में आई कैसे? और बिहार की ज़मीन को आपने बहुत अच्छे से देखा है और अब आपका यात्रा भी बहुत लंबा हो चुका है। बिहार के लोग कितने दिनों में आपकी बात को समझ पाएंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले कुछ दूसरा काम करता था, अब दूसरा कर रहा हूँ। मेरे अपने नजरिए से मेरे काम में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि पहले मैं दलों को, नेताओं को सुझाव देता था, सलाह देता था, मदद करता था कि कैसे वो अपने आप को व्यवस्थित करें, कैसे चुनाव का प्रचार करें, कैसे जनता तक अपनी बात पहुंचाएं, रखें और वो चुनाव जीतें। काम मैं वही कर रहा हूं, सिर्फ दलों और नेताओं के बजाय अब ये सुझाव और सलाह हम बिहार की जनता को दे रहे हैं। बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि आप किन मुद्दों पर वोट दीजिए, कैसे आप आपस में संगठित होकर दल बना सकते हैं, कैसे आपको किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, आप अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था बना सकते हैं। और पहले मैं दलों की मदद कर रहा था, अब इनकी मदद कर रहा हूं। आपने पूछा कितने दिनों में बिहार के लोगों को समझ में आ जाएगा, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है और ना मुझे उसके लिए कोई घबराहट है। आप देख रहे हैं पदयात्रा जो मेरी चल रही है, इसमें कोई किलोमीटर फिक्स नहीं है, इसमें ये नहीं फिक्स है कि हमको 6 महीना में इसको कर लेना है, झंडा गाड़ के फिर खड़े हो जाना है। हमें बिहार के जहां तक हो सके जनमानस तक अपनी बात को पहुंचाना है, उनको समझाना है, उनसे जाकर मिलना है, समझना है और उनको संगठित करने का ये प्रयास है। करने में 2 बरस भी लग सकता है, 3 बरस भी लग सकता है। इसके बाद जनता समझेगी कि नहीं समझेगी, ये बात, ये निर्णय तो आप लोगों को देखना करना है। जब मैं चल रहा हूं पैदल तो मैंने कोई दल नहीं बनाया है, मैं कोई वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं कोई लोगों की मदद नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग हजारों की संख्या में सुबह से शाम तक मिलने आते हैं, हम रात में 12 बजे 1 बजे तक लोगों से मिल रहे हैं। सुबह से शुरू करते हैं,
तो आखिर कुछ लोगों को तो जरूर कुछ समझ में आ रहा होगा, तभी लोग आ रहे हैं। हम तो जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम नाली गली सड़क की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने भाषणों में, अपने संवाद में तो मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि भाई तुमसे गलती क्या हो रही है। इसके बावजूद लोग मानते हैं और कहते हैं कि नहीं भैया जो बात आप बता रहे हैं वो ठीक है, आप ये प्रयास कीजिए, आपसे हम लोग जुड़े हुए हैं। समय लग सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आखिर जब 70-75 साल में कोई व्यवस्था बिगड़ी है तो 7 दिन में तो ठीक होगी नहीं। दूसरा जो ये तरीका है लोगों को जाकर बताने का, तो पूरा बिहार में हम जाकर पहले लोगों को बताएंगे, तभी तो ये समझ में आएगा कि लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई। जिन जगहों पर हम गए हैं वहां पर लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पदयात्रा जब मैंने शुरू किया था तो मेरा लक्ष्य था कि हर प्रखंड से 20 लोगों को कम से कम हम ढूंढ कर समझा कर निकालेंगे, और वो 20-20 लोग भी अगर हर प्रखंड से आ जाएं तो पूरे बिहार से करीब 12-15 हजार लोग हो जाएंगे। वो लोग मिलकर ये दल, ये नया विकल्प, नया व्यवस्था बनाएंगे। अभी जहां तक पदयात्रा हुई है उसमें हर प्रखंड में 2000 से 2500 लोग इस परिकल्पना से, इस सोच से जुड़ रहे हैं। प्रखंड की आबादी 2.5 लाख है, 2500 उसके हिसाब से बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन 2500 एक प्रखंड से कोई नया दल बनाने के लिए आ रहा है, ये संख्या अपने आप में अद्भुत है। किसी भी दल के पास एक प्रखंड में 2-2.5 हजार कार्यकर्ता नहीं हो सकता, उसके वोटर चाहे जितने भी हों। तो उस नजरिए से जरूर लोगों को कुछ बात समझ में आ रही है, लेकिन इसका असर कितना होगा ये तो जब पूरी यात्रा खत्म होगी, जब दल बनेगा, जब वो दल के तौर पर हम समाज में जाएंगे, तब पता चलेगा कि लोग इससे कितना जुड़े और नहीं जुड़े। कांग्रेस के राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था उससे कितना अलग है आपकी? भाई राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लिए पदयात्रा कर रहे थे, अपने लिए पदयात्रा कर रहे थे, और 6 महीने, ठीक बात है, 6 महीने में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा करी। हम बहुत छोटे आदमी हैं, हमारे पास दल भी नहीं है, और हम 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, और हम कुल जमा 12 जिले में 40-45% बिहार ही घूम पाए। तो निश्चित तौर पर फर्क है। राहुल गांधी जी रोड पर चलते हैं, हम लोग गाँव में चलते हैं। राहुल गांधी जी ने एक तय सीमा में उन्होंने उस यात्रा को पूरी की। हमारे पास कोई समय सीमा ही नहीं, हम बेरोजगार बैठे हुए हैं तो 4-5 वर्ष भी घूमेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास बहुत सारे काम है, पूरा देश उनको देखना है, तो 6 महीना ही समय निकाले तो उनके लिए बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार को के बेहतरी के लिए मुझे 2 साल लगे, 3 साल लगे, मुझे जमीन पर उतरकर गांव-गांव जाकर जो काम मैं कर रहा हूं वो करूं। दूसरा क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। सर 2014 से जो देश की राजनीति में उपजा है जाति धर्म, आप पद यात्रा चला रहे हैं, बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, विकास पे चुनाव लड़िए, अपने लिए चुनाव लड़िए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग आपकी बात से सहमत हैं या फिर आपकी बात को समझ रहे हैं? भैया मैं आपको बार-बार वही सवाल आप दोबारा पूछ रहे हैं जो साहब ने पूछा। लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात तो आप लोगों से पूछिएगा, हम तो बता नहीं सकते हैं, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। आपने कहा कि अगर लोग, मैंने ये कहा कि अगर लोग समझ नहीं रहे तो यहाँ आ क्यों रहे? हम किसी को गाड़ी भेजकर तो बुला नहीं रहे, हम तो यहाँ कैंप में बैठे हुए हैं। 25 आदमी आएगा तो भी बात करेंगे, 500 आदमी आएगा तो भी बात करेंगे। कोई आपको ये नहीं मिला होगा ये बताने वाला कि प्रशांत किशोर ने गाड़ी बस भेजा है, हम लोग को कैंप में बुलाया है। हम आकर यहाँ पर कैंप लगाकर बैठे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो जुड़िए, नहीं अच्छा लगे तो जहाँ है वहां रहिए। ठीक है भैया। नीतीश कुमार का बनारस रैली होने वाला है, आप बोलते हैं कि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय स्तर पर कोई वर्चस्व नहीं है? हमको बोलने की जरूरत है। नीतीश कुमार का बिहार में जब कोई वर्चस्व नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे वर्चस्व हो जाएगा? आप हमारे कहने पर मत जाइए। 243 विधायकों के यहाँ पर विधानसभा में नीतीश कुमार का 42 को विधायक है, तो क्या बताता है कि बिहार में बहुत उनका वर्चस्व है। 12-13% पूरे बिहार में वोट उनको मिला है, तो ये क्या बताता है? अगर 100 में 12% आपको वोट मिलेगा तो बिहार में आपका वर्चस्व बताता है। तो जिसका बिहार में ही वर्चस्व नहीं है उसका देश में कैसे हो जाएगा? ये तो लॉजिक, कॉमन सेंस की बात है। रैली करने को तो आप जाकर केरल में रैली करने लगे तो कोई रैली करने पर तो रोक है नहीं। सुशासन बाबू क्यों कहा रहे हैं? हमको तो कोई नहीं मिला जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू अभी कह रहा है। पहले किसी जमाने में 2005 से 2012-13 का एक दौर था जब लोगों को, बिहार की जनता को ऐसा लगा था कि बिहार में कुछ सुधार हो रहा है, और वो इसलिए लगा था कि बिहार की जनता ने 15 बरस लालू राज, जंगल राज देखा था। तो जब बहुत अंधेरा होता है उसमें एक छोटा सा दिया भी जलेगा तो उसका प्रकाश थोड़ा ज्यादा दिखता है, और कुछ प्रयास उन्होंने शुरुआती दिनों में किया भी था। लेकिन 2014 के बाद जो नीतीश कुमार हैं उनको कोई भी सुशासन बाबू नहीं कहता। वो तो खुद ही अपने आप को अगर कह रहे हैं तो सुशासन बाबू कह रहे हैं, जनता तो नहीं कह रही है।
कहीं गांव देहात सड़क पंचायत पे तो हमको कोई नहीं मिला ये कहता हुआ कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू है या जो राज वो चला रहे हैं इसमें सुशासन है। लोग तो ये बताते हैं कि लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। फर्क तो कुछ नहीं है दोनों में। अच्छा, बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पे दोनों साझा नहीं किए, क्या लग रहा है आपको नीतीश कुमार फिर? भाई इतना हम दिमाग लगाते नहीं है नीतीश कुमार कहाँ रहेंगे, किसके साथ मंच साझा कर रहे। नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वो कहाँ रहेंगे। हमको इतना पता है कि नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। आने वाले कुछ महीनों में खास करके लोकसभा चुनाव में चुनाव के साथ नीतीश कुमार के दल जनता दल यूनाइटेड का विघटन शुरू हो जाएगा और उसके बाद कुछ महीनों में उनका पूरी तरीके से यहाँ खात्मा हो जाएगा राजनीतिक तौर पर। वो न दल बचेगा, न दल के लोग बचेंगे, न दल के नेता बचेंगे। लोकसभा चुनाव तक जितना हाथ पांव मारना है मार लीजिए, 1-2 सीट जहां लड़ना है लड़ लीजिए, 1-2 कहीं कोई सफलता मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमने ये कहा है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को 5 सीट भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो हम बिहार की जनता के सामने खड़ा होकर अपनी गलती मानने को तैयार है। तो आपके हिसाब 5 सीट भी नहीं आएगा, उनको नहीं आएगा, उसके बाद उनके दल का विघटन होना अवश्य संभावी है। बिहार की राजनीति को आपने नजदीक से देखा है, कितना भी विकास की बात कर लीजिए, लेकिन जब वोट का वक्त आता है वही जाति देखी जाती है। आपका क्या इरादा है, मतलब आप चुनाव के टाइम में बताएंगे कि मैं ये करूंगा? आपके जितना तो राजनीति हमको समझ नहीं है, लेकिन अगर आप ही के बात को हम सही मान लें तो आप हमको समझा दीजिए कि मोदी जी को बिहार में तो वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पड़ा है। मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं ये बता दीजिए। अगर जाति पर ही, आपने कहा कि हर आदमी जाति पर ही वोट देता है, तब तो मोदी जी को बिहार में एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए था। इसी बिहार में 20% मुसलमान रहते हैं। ये सारे लोग जनता दल ये आरजेडी को वोट देते हैं, तो लालू जी की जाति और मुसलमानों की जाति तो एक नहीं है, तो क्यों देते हैं ये लोग वोट आरजेडी को? इतना जो आप लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं कि सब जाते पर दे रहा है। अगर ऐसा होता तो ना मोदी को वोट मिलता हिंदुओं का, ना आरजेडी को वोट मिलता मुसलमानों का। वोट मूलतः यहाँ 4 बिंदुओं पर पड़ता है। पहला, उसमें एक जाति भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन जाति एकमात्र मुद्दा नहीं है। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देता है। तीसरा, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा का वोटर नहीं है, लेकिन उसको लालू जी से विरोध है, लालू जी से डरता है, इसलिए जाके डर के मारे भाजपा को देता है। 5 वर्ष वो भाजपा के नेताओं को गाली देता है, लेकिन चुनाव जब दिखता है कि सामने आरजेडी जीत सकती है तो आरजेडी को तो दे नहीं सकता, तो जाके भाजपा को देता है। और यही हाल कमोवेश मुसलमानों का है। ये आरजेडी के वोटर नहीं है, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर। इनको लगता है कि भाई भाजपा को तो हम दे नहीं सकते, तो हम किसको देंगे? एक आरजेडी बचा, उसको आरजेडी को वोट देते हैं। तो जो मजबूरी का वोट है उसको आप जाति का वोट ना बताएं। ये जाति का वोट नहीं है, ये मजबूरी का वोट है, डर का वोट है, विकल्प नहीं है, इसलिए दे रहे हैं। विकल्प बन जाएगा, नहीं देंगे उसको वोट। अच्छा, केंद्र में जो अभी सरकार है तो इसको कितना फर्क पड़ेगा 24 लोकसभा में, ये इंडिया गठबंधन जो बना है? कितना फर्क पड़ेगा इस पर निर्भर करता है कि इंडिया गठबंधन कितना बढ़िया बनता है, कितना बढ़िया उसको चलाया जाता है, क्या कार्यक्रम। भैया ऐसा है, आप किताब खरीद के ले आइएगा घर, उससे परीक्षा पास हो जाइएगा। सबसे बढ़िया जो मार्केट में किताब है वो खरीद के ले आइए, बिना पढ़े हुए आप पास हो जाइएगा। तो इंडिया अलायंस वैसे ही है कि आपने किताब मार्केट से जमा कर लिया, अब उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा भाई। कोई उसका कार्यक्रम हो, नैरेटिव हो, नीचे जनता उससे जुड़े समझे, तब तो फायदा होगा। किताब खरीद के लाके घर रख लीजिएगा, कहिएगा परीक्षा में कितना नंबर आएगा, पढ़िएगा, बढ़िया पढ़िएगा तो बढ़िया नंबर आएगा, नहीं पढ़िएगा तो फेल हो जाइएगा। वही हाल इंडिया अलायंस का भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल कर लिया जाए। सर, भाजपा का जो राजनीति का तरीका आप जानते हैं, हिंदू मुस्लिम वाला है। भाजपा के पीछे पूरी आरएसएस की पूरी लॉबी 200 साल की तैयारी होगी और लगातार आरएसएस के जो भी कार्यकर्ता हैं अपने को मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं, यानी भाजपा के वोटर्स बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, भाजपा के वोटर बढ़ेंगे तो इधर सेकुलर वोटर सब कम होते जाएंगे। सर, उन्हें रोकने के लिए क्या ऐसा है कि अगर भाजपा के वोटर बढ़ ही रहे जैसा आप बता रहे हैं, तो भाजपा फिर 15 राज्यों में चुनाव कैसे हारी है? जीत भी रही है भैया, जीत वहां रही है जहां उनका मुकाबला ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस से है। तो अपनी ताकत से जीतने के बजाय वो कांग्रेस की कमजोरी से ज्यादा जीत रहे हैं। भाई पूरा जो आपने कहा भाजपा का वोट बढ़ रहा है, ठीक बात है, वोट तो बढ़ रहा है, लेकिन पिछला जो 2019 में चुनाव हुआ उसमें भाजपा को 38% वोट पूरे देश में मिला। तो अगर 100 लोग जो वोट देने गए उसमें 62 आदमी तो भाजपा के साथ नहीं था, 38 आदमी भाजपा के साथ था। अब जो 62 आदमी भाजपा के साथ नहीं था उसको एकजुट करने वाला कोई ताकत, कोई फोर्स, कोई राजनीतिक पार्टी, नेता नहीं है, इसलिए भाजपा आपको मजबूत दिख रही है। जब वो ताकत
कोई बना लेगा तो भाजपा को कोई ऐसा तो है नहीं कि 50 से ज्यादा % वोट आ रहा है। भाजपा के पास जो ताकत है सर हिंदू मुस्लिम वाला, वो किसी और के पास नहीं। अरे भैया, हिंदू मुस्लिम का ताकत उनको कोई नया नहीं ना आया है, ये तो 50 वर्ष से उनके पास है। भाजपा चुनाव से पहले नहीं हार रही थी, ये तो पिछले 2 बार से ना चुनाव जीत रहे हैं। जी आपका कोई सवाल? उसी तरह का सवाल पूछ लिया इन्होंने। बात जो हो रही है वो आपके असल में हमको लग रहा है कि वोटर्स को आप अवेयरनेस ला रहे हैं। मेन चीज़ ये है, पार्टी बाद में आपकी आएगी। आप शिक्षा पे बड़ा जम करके बोल रहे हैं, आप बेरोजगारी पे बोल रहे हैं, कुछ स्थानीय मुद्दे पर भी फोकस हो रहा है, सद्भावना पे नहीं कर रहे हैं। बात वहीं आ गई, उन्होंने दूसरी तरह से पूछ लिया है, सद्भावना को भी एक विषय बनाया जाना चाहिए, क्या ख्याल? नहीं, हम जो बात बोल रहे हैं कि जब आप अपने और अपने बच्चों के हित की बात करेंगे तो सद्भावना उसमें शामिल है। आप जब किसी को रोकने की बात करते हैं तो आप भी सद्भावना की बात नहीं कर रहे हैं। लालू जी सद्भावना की बात नहीं कर रहे हैं, लालू जी भाजपा के डर की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ना हिंदू से डरो ना मुसलमान से डरो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डरो। सद्भावना उसमें शामिल है। सद्भावना के नाम पर ही तो आपको डराकर भाजपा से वोट लिया जा रहा है। लालू जी ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा से डरो, अपने बच्चे, अपना बच्चा अगर अनपढ़ भी है तो उसकी चिंता मत करो, हमको वोट देते रहो। भाजपा वाले भी यही कह रहे हैं कि भाई तुम मुसलमानों से डरो, तुमको तुम्हारा बच्चा बेरोजगार बैठा है उसका चिंता मत करो, तुम हमको वोट देते रहो क्योंकि मुसलमान से तुमको लड़ाई लड़नी है। तो ये सद्भावना कहाँ हुई? ये सद्भावना नहीं है, ये दूसरे का डर दिखाकर अपना पेट भरने वाली बात है। हम कह रहे हैं कि भैया तुम ना मुसलमानों की चिंता हिंदू करें, हिंदुओं की चिंता मुसलमान करें। आप अपने बच्चे की चिंता कीजिए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, आप जिस सद्भावना की बात कर रहे हैं, जब दंगा होता है, कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें भी सबसे पहले गरीब मरता है। कोई पढ़ा लिखा होशियार धनी आदमी नहीं मरता है, चाहे वो हिंदू हो या गरीब हो, उस पर भी मरता वही है जो रोड पर गरीब अनपढ़ बैठा हो। जाते जाते अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको रोजगार होगा, उनकी आर्थिक तरक्की होगी, तो उनके जरिए सद्भावना भी आएगी। नहीं तो सद्भावना के नाम पर लालू जी आपको 30 वर्ष से मुसलमानों को कह रहे हैं कि भाजपा को हमको हराना है। भाजपा तो हारी नहीं, भाजपा तो जीत 2 MP से बढ़ के 300 MP हो गई। 30 वर्ष में मुसलमान उनका बंधुआ मजदूर जरूर बन गया। 2 पीढ़ियां आपकी बर्बाद हो गई। आपने उनके पढ़ाई की चिंता नहीं की, आपने अपने गांव में सड़क बिजली पानी की चिंता नहीं की। हाँ, भाजपा को हराने के नाम पर, सद्भावना के नाम पर उनको वोट देते गए, उनके बच्चे बड़े हो गए, लालू जी बड़े हो गए, वो राजा बन गए, और आपके बच्चे धारावी में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सद्भावना की राजनीति आप चाहते हैं तो नहीं, मेरा उससे सरोकार नहीं है। मैं वो वैसी सद्भावना की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं शिक्षा और रोजगार की राजनीति करना चाहता हूँ। मैं बिहार में तरक्की की बात करना चाहता हूँ। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत लोग आरक्षण की बात करते हैं। मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया, 1.5% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। तो चाहे आप आरक्षण 40 कर दीजिए कि 100 में 100 कर दीजिए, फिर भी 98.5% आदमी को तो कुछ उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। भाई अगर 1.5% आदमी को ही सरकारी नौकरी है तो उसी में तो आरक्षण आप दिया है आपने। जो समाज का बड़ा वर्ग है उसके पास तो कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए तो जो गरीब और पिछड़े। नहीं तो अगर आरक्षण से ये सब सुधरना होता तो सारे पिछड़े समाज के लोग अभी अच्छे हो गए होते पिछले 30 वर्ष में। क्यों नहीं है? इसलिए कि 1.5% के लिए जगह ही है तो 1.5 में तो लीजिएगा, आधा ले लीजिए या 80% ले लीजिए। 98.5% जो गरीब आदमी है वो किसी जाति का हो, उसको तो सरकारी नौकरी मिलनी ही नहीं है। सर एक सवाल है, ये आरोप वाला सवाल है सर, क्योंकि जेडीयू या फिर आरजेडी की अगर बात करें, कोई पार्टी अगर अलग चुनाव लड़ती है उन लोगों से, वो आरोप लगा बीजेपी की बीच में आप भी लग रही है, एक एमआईएम पार्टी से उसमें भी लगती है। चलिए भाई देखिए, ऐसा है कि बिहार में इन तीनों दलों को मुफ्तखोरी की आदत लग गई है। अब आरजेडी को बिना कुछ काम किए हुए मुसलमानों का एक मुश्त 20% वोट मिल जाता है, तो क्यों चाहेंगे कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प हो जाए ताकि उनके काम का वो आकलन होना शुरू हो जाए। वही हाल भाजपा का है। भाजपा को यहाँ वोटें मिला टोटल 19%। आप लोग भाजपा को इतना बड़ा दल बताते हैं जैसे लगता है कि पूरा बिहार में भाजपा है। पिछला विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट मिला है बिहार में, सिर्फ 19.6%। नोट करके रखिए इसको। आप ऐसे बता रहे हैं जैसे बिहार का हर आदमी भाजपा को वोट दे रहा है। भाजपा को वोट को मजबूरी में दे रहा है। सामने लालू है, लालू के जंगल राज से उसको डर लगता है तो जाके डर के मारे भाजपा को वोट दे देता है। देश में उसको कोई दूसरा विकल्प दिख नहीं रहा है तो दिखता है भैया लालू के दादर से तो अच्छा है, चलो मोदी को ही दे दो, इसलिए वोट मिल रहा है। विकल्प के रूप में आप हो सकते हम कोई तीसरा विकल्प नहीं, एक ही विकल्प है जो शिक्षा, रोजगार और तरक्की का विकल्प है। वो जनता का विकल्प है, वो विकल्प बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब विकल्प बनेगा तो आप देखिएगा ये दोनों का दोनों कट के साथ हो जाएगा। लोग इतना त्रस्त है बिहार में, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, आरजेडी हो, लोग इतना त्रस्त है। कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले? आप देश में सबसे गरीब पिछड़े हैं, आपके घर के सारे लोग पूरे जीवन मजदूरी करते हैं, किसको अपना जिंदगी नहीं बदलना है? बहुत बहुत धन्यवाद।